नमस्कार दोस्तों, 9 दिसंबर 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पहली बहुत अनफॉर्चुनेट न्यूज़, हमारे जनरल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत साहब का जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश कर गया। इसमें ये इनकी पत्नी और भी बहुत आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल जा रहे थे। बहुत सारे लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो गई है, तो इस पर्टिकुलर न्यूज़ को थोड़ा एनालाइज करेंगे। देन सिप्री टॉप्स 100 आर्म्स कंपनीज। 2019 के कंपैरिजन में 2020 में भले ही कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा था, लेकिन जो बड़ी बड़ी डिफेंस की कंपनीज है जो हथियार वगैरह बेचती हैं, उनकी बिक्री कम नहीं हुई है, वो बिक्री यहाँ पे बढ़ी है। तो पूरी दुनिया में पैसों की प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे हथियारों की सेल बंद नहीं हो रही। नेक्स्ट, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, इसके रिस्पेक्ट में कुछ अपडेट है। वैसे तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी विनीत सर पहले वीडियो बना चुके हैं, उस वीडियो का रेफरेंस भी मैं आपको दूंगा। एक छोटा सा अपडेट है, वो भी देख लेंगे। नेक्स्ट, यूएस पार्लियामेंट ने $768 बिलियन का डिफेंस स्पेंडिंग बिल पास किया है। मतलब जिस हिसाब का यूएसए वाला डिफेंस बजट लेके आते हैं ना, इंडिया वाले तो कहीं आसपास भी नहीं है। इंडिया वालों को तो 50, 60, $70 बिलियन के आसपास ही घूमता रहता है। चाइना का फिर भी 150, $200 बिलियन तक जाता है। यूएस का तो $768 बिलियन पे बजट जा रहा है। फिर व्हाट इज दिस, शी इज अ चेंज मेकर इनिशिएटिव, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन द्वारा लॉन्च किया गया। और ऑस्ट्रेलिया ज्वाइंस यूएस डिप्लोमेटिक बॉयकॉट ऑफ बीजिंग्स विंटर ओलंपिक्स। तो ये न्यूज़ेस हैं, इन सारी की सारी न्यूज़ेस को आज देखेंगे। वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें, आपके ज्वाइन बटन दबाने से काफ़ी मदद मिलती है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीज़ों का लिंक नीचे दिया हुआ है। तो पहली न्यूज़, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड 11 अदर्स किल्ड इन आईएएफ हेलीकॉप्टर एयर क्रैश। तो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत साहब, ये IAF MI-17V5 हेलीकॉप्टर में जा रहे थे। जो MI-17 हेलीकॉप्टर है रशिया का, ये क्रैशेस के लिए माना जाता है। और देखिए, मैं आपको बता दूं, बिपिन रावत साहब एक फौजी थे, और मैं आपको बता दूं फौजीज की बहुत डेथ होती है हेलीकॉप्टर क्रैश में। और मैं उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ का पढ़ा हुआ हूँ। मैं जब 7th क्लास में था, तो मेरे जो एक सीनियर थे वो शायद 10th क्लास में थे, तो 7th से 12th क्लास तक वहाँ पे था मैं। उनका एनडीए हुआ था, संकल्प तिवारी, मैं उनका नाम बता दूं आपको। एनडीए में एक बार जब अपने सैनिक स्कूल के एक ओरिएंटेशन सेशन की तरफ से गया था, तब उस समय पे वहाँ संकल्प तिवारी से मिला था। लास्ट टाइम मैंने उनको देखा था, बाद में खबर आई थी कि कश्मीर में हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह से उनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो बहुत से फौजी की मृत्यु होती है कश्मीर, ये जो हेलीकॉप्टर क्रैशेस हैं इनमें। और यहाँ पे जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वो वेस्टर्न तमिलनाडु नीलगिरीज के कुन्नूर घाट में हुआ है। ये जो चॉपर था वो एक बहुत ही हेविली वुडेड लकड़ी वाले इलाके में जाके गिर गया, और ऑब्वियस सी बात है बहुत सी चोटें आई, और चोटों को सर्वाइव करना मुश्किल होता है, प्लस एक्सट्रैक्शन में भी थोड़ा समय लग जाता है। तो इसके चलते यहाँ पे ओवरऑल ये बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया है। देखा जाए जनरल रावत साहब को, तो ये एल्यूमिनस रहे हैं सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला के, और बाद में नेशनल डिफेंस एकेडमी के पास आउट रहे हैं। इन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरह ज्वाइन किया 31 दिसंबर 2016 को। 3 साल तक आर्मी के चीफ रहे, और फिर 1 जनवरी 2020 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए, सीनियर मोस्ट मिलिट्री ऑफिसर ऑफ द कंट्री। ठीक है ना, इनका जो कह सकते हैं, इनको विजनरी कहा जाता है, फार रीचिंग रिफॉर्म्स इन इंडियाज मिलिट्री। ठीक है ना, ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन क्रिएटिंग द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज जॉइंट थिएटर कमांड। इंडिया में जो थिएटराइजेशन की बात हो रही ना, उस थिएटराइजेशन के कंसेप्ट को फ्रंट से लीड कर रहे थे यहाँ पे बिपिन रावत साहब। मिलिट्री इक्विपमेंट की इंडिजनाइजेशन पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे बिपिन रावत साहब। तो ऑब्वियस ही बात है, इंडिया की हिस्ट्री में तो इनका नाम रहेगा ही रहेगा, एंड वी ऑल आर इंडेप्टेड टू हिम फॉर सिक्योरिंग द कंट्रीज बॉर्डर। इनफैक्ट वी ऑल आर इंडेप्टेड टू एवरी फौजी, एवरी आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स पर्सनल फॉर सेफ गार्डिंग, और पैरामिलिट्री फोर्सेज फॉर सेफ गार्डिंग अवर बाउंड्री। तो ये एक न्यूज़ थी, अच्छी तो नहीं है बट ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कैबिनेट क्लियर्स केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। इस रिस्पेक्ट में पहले विनीत सर वीडियो बना चुके हैं, ये वो वीडियो है, तो आप इस वीडियो को देख लो, आपको बैकग्राउंड मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद अभी के लिए बस एक छोटा सा अपडेट आया है। अपडेट ये है कि भाई यूनियन कैबिनेट ने केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए 44,605 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिया है 2020-21 के लेवल पे, जिसमें से टोटल पैसा जो केंद्र की सरकार की जेब से निकलेगा, बाकी राज्य की सरकार से, थोड़ा प्राइवेट कंपनी से निकलेगा, केंद्र सरकार की जेब से निकल रहा है 39,317 करोड़, जिसमें से 36,290 एज अ ग्रांट निकलेगा। ग्रांट मतलब दे दिया, दान धर्म में वापस नहीं लेंगे। और 3,027 करोड़
उधार की तरह निकलेगा, लोन की तरह। तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में होगा क्या, तो भाई केन नदी से बेतवा नदी में पानी ट्रांसफर किया जाएगा। इसके लिए एक डैम कंस्ट्रक्ट किया जाएगा जिसका नाम होगा दौधन डैम। एक कैनाल कंस्ट्रक्ट की जाएगी जो दोनों रिवर्स को कनेक्ट करेगी। एक लोअर और प्रोजेक्ट होगा, कोठा बैरेज बनाया जाएगा और बीना कॉम्प्लेक्स मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जब बन जाएगा तो ऐसा बोला जाता है कि सालाना 10.62 लाख हेक्टेयर्स इलाके को इरिगेशन मिलेगा, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई मिलेगी 62 लाख पीपल को, 103 मेगावाट हाइड्रो पावर जनरेट होगी, 27 मेगावाट सोलर पावर जनरेट होगी और ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट 8 साल में बनके तैयार हो जाएगा। तो जो वाटर स्टार्व्ड बुंदेलखंड रीजन है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में फैला है, वहां पे कुछ हद तक पानी, बिजली, इस प्रकार की सप्लाईज इस डैम से पहुंचाई जाएंगी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की पन्ना डिस्ट्रिक्ट, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दामोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी, रायसेन, इनको बेनिफिट आएगा और उत्तर प्रदेश की बंदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, इनको बेनिफिट आएगा। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है इट विल बूस्ट द सोशियो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द बैकवर्ड बुंदेलखंड रीजन। बुंदेलखंड रीजन में इतनी गरीबी है, इतना सूखा है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कम होती हैं, जो कि पानी की कमी है, एम्प्लॉयमेंट के लिए ज्यादा एवेन्यूज है नहीं, तो बहुत सारे लोग इस बुंदेलखंड रीजन को छोड़ के आसपास के रीजन में जाते हैं नौकरी वगैरह की तलाश में। तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के आ जाने से बुंदेलखंड रीजन में थोड़ी डेवलपमेंट आएगी। लेकिन यहाँ पे कुछ एनवायरमेंटल और आप कह लो कंजर्वेशन इश्यूज भी हैं। जो पन्ना टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का, वो बहुत हद तक यहाँ पे डूब जाएगा और बहुत सारे वल्चर्स और जैकास घूमते हैं पन्ना टाइगर रिजर्व में, तो उनकी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड यहाँ पे इश्यूज हैं। बहुत लंबे समय तक इस बात पे बहस रही है कि भाई ये जो केन बेतवा प्रोजेक्ट है तो पन्ना टाइगर रिजर्व को बर्बाद कर देगा, इसको नहीं बनाना चाहिए, लेकिन फाइनली नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने 2016 में इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया। तो नॉर्मल ईयर में अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से मध्य प्रदेश 2350 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी इस्तेमाल करेगा और उत्तर प्रदेश करेगा 1700 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी। लेकिन नवंबर से मई वाला जो समय होता है जिसमें आप कह लो कि पानी नहीं बरसता है, तो नॉन मानसून पीरियड में मध्य प्रदेश को मिलेगा 1834 एमसीएम पानी, उत्तर प्रदेश को 750 एमसीएम पानी। उत्तर प्रदेश ने डिमांड की थी 900, मध्य प्रदेश देना चाहता था 700। अभी के लिए उत्तर प्रदेश को नॉन मानसून पीरियड में मिलेगा 750 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी। इसके लिए एक केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी बना दी गई है जो कि इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है ना, और फॉरेस्ट वगैरह क्लियरेंसेज और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंसेज है वो लेगी। जनरल स्टडीज पेपर 1 और पेपर 2 में ये न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन लॉन्चेस शी इज अ चेंज मेकर प्रोग्राम। तो भैया नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने शी इज अ चेंज मेकर प्रोग्राम लॉन्च किया है हमारे देश की वुमेन पॉलिटिशियंस के लिए। कब लॉन्च किया गया है? 7 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया। पैन इंडिया कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है। हमारे देश में जितनी भी वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हर लेवल पे, चाहे वो ग्राम पंचायत के लेवल पे हो, चाहे वो पार्लियामेंट के लेवल पे हो, पॉलिटिकल वर्कर्स हो, हमारी जो नेशनल और स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज हो उनकी कार्यकर्ता हो, तो पॉलिटिक्स में हर लेवल पे ग्राम पंचायत टू पार्लियामेंट पॉलिटिकल पार्टीज के इन्वॉल्व वर्कर्स, जो कि मान लो एमपी, एमएलए, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव नहीं है लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रही है, इन सब के लिए ये शी इज अ चेंज मेकर प्रोग्राम है। यहाँ पे इन पॉलिटिकल पार्टीज के काम करने वाली जो वुमेन है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करवाई जाएगी। कहाँ पे? रीजन वाइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा और वहां पे इन वुमेन लोगों की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। तो एक बड़ा अच्छी चीज है, इसको आप कह सकते हो। तो इस प्रोग्राम के अंदर वुमेन को लीडरशिप स्किल्स सिखाई जाएंगी, डिसीजन मेकिंग स्किल्स सिखाई जाएंगी, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ओरेशन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, इन सब चीजों को यहाँ पे डेवलप किया जाएगा ताकि वुमेन एम्पावर्ड हो और पॉलिटिक्स में वो अपनी खुद की जगह बना सकें। अगर आप नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की बात करो तो दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी वर्किंग अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और वुमेन रिलेटेड मैटर्स में ये पॉलिसी को एडवाइस करते हैं केंद्र की सरकार को। इसको स्टैब्लिश किया गया था 31 जनवरी 1992। पहले इसकी हेड थी जयंती पटनायक। तो की ऑब्जेक्टिव्स क्या है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के? रिप्रेजेंट द राइट्स ऑफ वुमेन इन इंडिया, टू प्रोवाइड वुमेन अ वॉइस फॉर देयर इश्यूज एंड कंसर्न्स। जीएस पेपर 1 रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट, सिप्री रिलीजेस न्यू डाटा फॉर आर्म्स सेल्स। तो भैया दुनिया की जो टॉप की सबसे बड़ी 100 मिलिट्री और आर्म्स सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, इनकी 5031 बिलियन डॉलर की सेल हुई है 2020 में, जो कि 2019 के कंपैरिजन में 1.3% ज्यादा है। ऐसा कौन बोलता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट।
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का बोलना है कि भले ही पैंडेमिक फैला था कोविड-19 2020 में, लोगों के पास पैसे नहीं थे, लेकिन आर्म सेल्स पे कोई फर्क नहीं आया है। हथियारों की बिक्री पूरी तगड़े तरीके से हुई है और उसमें इंडिया ने भी तगड़े तरीके से हथियारों की खरीद फरोख्त की है। उसका ऑब्वियस रीजन है, आपको पता ही कि LAC पे क्या स्टैंड ऑफ चल रहा है, अफ्रीका में कितने सिविल वॉर्स चल रहे हैं, तो हथियार गदर तरीके से यहाँ पे बेचे गए हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि पिछले 6 सालों में लगातार हर साल हथियारों की जो सेल का रेट है ना, वो तेजी से बढ़ रहा है। ओके भाई, तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। अगर देखा जाए इन टॉप 100 कंट्रीज में सबसे ज्यादा कंपनीज कहाँ की हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स की। इन 100 टॉप कंपनीज में 41 तो यूएस की कंपनीज हैं जिन्होंने सेल की है $285 बिलियन की। ओके, और यूएस की कंपनीज की सेल 2019 के कंपैरिजन में 1.9% बढ़ी। और ये कंपनी अगर क्वांटिटेटिव टर्म्स में बात करो, क्वांटिटी के टर्म्स में बात करो, तो टॉप 100 कंपनीज ने जितना बेचा है उसका 54% तो केवल इन यूएस की कंपनीज ने बेचा, 41 यूएस की कंपनीज ने। समझ गए भाई। और 2018 से जो टॉप 5 कंट्रीज ने सिप्री की रैंकिंग में अपना हथियार बेचने वाली, वो यूएस की है। यूएस के बाद आता है चाइनीज फर्म्स का नंबर। चाइनीज फर्म्स ने टोटल इस $530 बिलियन में से 2020 में $66.8 बिलियन के वेपन बेचे, जो कि 2019 के कंपैरिजन में 1.5% ज्यादा है। टोटल अगर आप कह सकते हो जो टॉप 100 कंपनीज की टोटल सेल है, उसमें से 13% सेल चाइना की कंपनियों ने की है। फिर इन 100 कंपनीज में से टॉप में से 26 यूरोपियन आर्म कंपनीज भी हैं जिन्होंने टोटल $24 बिलियन का अमाउंट बेचा है। 21% टोटल आर्म सेल्स इनकी हुई है। 7 ब्रिटिश कंपनीज हैं यहाँ पे, 9 रशियन कंपनीज हैं। रशियन कंपनीज की सेल की बात की जाए तो 2019 में रशियन कंपनीज ने सेल की थी $28.2 बिलियन जो टॉप 100 में थी, और 2020 में की $26.4 बिलियन। लगभग थोड़ा बहुत यहाँ पे कटौती हुई है रशियन कंपनीज की सेल में। जीएस पेपर 3 डिफेंस में न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट है वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट। भाई दुनिया भर में मलेरिया को टैकल करने की कोशिश की जाती है, बट ये रिपोर्ट बोलती कि जब कोविड-19 फैलना शुरू हुआ तो मलेरिया को टैकल करने के जो एफर्ट्स थे वो यहाँ पे कमजोर पड़ गए। ये कौन बोलता है? ये बोलता है वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2021, जो कि 6 दिसंबर को रिलीज हुई। और इस पर्टिकुलर रिपोर्ट का ये भी बोलना है कि भाई अगर हमने अर्जेंट बेसिस पे मलेरिया के कंट्रोल पे ध्यान नहीं दिया तो मलेरिया और तेजी से फैलेगा, खासकर अफ्रीका के रीजन में। ऐसा WHO ने वार्न किया है। देखें तो 2020 में 6,27,000 लोग मलेरिया की वजह से मरे हैं, 2019 के कंपैरिजन में 12% ज्यादा। ठीक है, और अगर आप कह सकते हो तो जो 69,000 एक्स्ट्रा डेथ्स हुई हैं 2020 में, उसमें से 47,000 तो सीधे सीधे इस वजह से हुई हैं कि कोविड-19 के डिसरप्शंस के चलते मलेरिया का प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था। 2020 में देखा जाए तो टोटल मलेरिया के केसेस हैं 241 मिलियन, लगभग 24 करोड़ 10 लाख, 85 मलेरिया एंडेमिक कंट्रीज में। और अगर आप देखें तो 2019 में टोटल केसेस थे 227 मिलियन, 2020 में टोटल केसेस हैं 241 मिलियन। और ज्यादातर जो केसेस निकल के आ रहे हैं वो निकल के आ रहे हैं अफ्रीकन रीजन से। तो अफ्रीका से कितने केसेस निकल के आ रहे हैं? 241 मिलियन में से अफ्रीका से निकल के आ रहे हैं 228 मिलियन मलेरिया केसेस। 95% ऑफ द केसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड मलेरिया के अफ्रीका से निकल के आ रहे हैं। 6 कंट्री जिसमें से नाइजीरिया 27%, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 12%, युगांडा 5%, मोजाम्बिक 4%, अंगोला 3.4%, बुर्किना फासो 3.4%। ये 55% ऑफ द दुनिया भर के मलेरिया केसेस इन आपके लो 6 कंट्रीज में। साउथ ईस्ट एशियन रीजन में जितना भी मलेरिया हुआ है उसके 83% केसेस इंडिया से निकल के आए हैं। तो कुल मिला के मलेरिया की प्रॉब्लम अभी भी सॉर्ट आउट नहीं हुई है, बहुत सीवियर है। इसके लिए WHO ने अपडेट किया है WHO ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटजी फॉर द मलेरिया 2016 से 2030, जिसके थ्रू भाई मलेरिया से लड़ने वगैरह के इन्होंने काफी तरीकों को डिवाइस किया है। तो कुल मिला के कोविड-19 के चलते ये जो मलेरिया प्रिवेंशन का काम ढीला पड़ गया है, इसको भाई फिर से टाइट करना है, लोकल सेटिंग्स के हिसाब से टेलर करने हैं मलेरिया के रिस्पॉन्सेस, इनोवेशन के थ्रू मलेरिया से लड़ना है, हेल्थ सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करना है। ये सब बातें यहाँ बताई जा रही हैं। मलेरिया के बारे में बेसिक जानकारी लें तो जो फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो होता है, इसकी बांटने से मलेरिया फैलता है। एक लाइफ थ्रेटनिंग मॉस्किटो बॉर्न ब्लड डिजीज है, ठीक है ना, प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स की वजह से ये होता है। और ज्यादातर अफ्रीका के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, साउथ अमेरिका और एशिया के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ये पाया जाता है मलेरिया। तो एक बार ये मलेरिया का पैरासाइट आपकी बॉडी में घुस गया तो फिर वो आपके लीवर सेल्स के अंदर मल्टीप्लाई करेगा।
आपकी रेड ब्लड सेल्स को अटैक करेगा और उनको रप्चर करेगा। ठीक है भाई, 5 पैरासाइट स्पेशीज है जो कि मलेरिया कॉज करती हैं ह्यूमंस के अंदर। 2 स्पेशीज में है, एक तो प्लाज्मोडियम फाल्कीपरम और एक है प्लाज्मोडियम विवैक्स। ये सबसे तगड़ा थ्रेट कॉज करती हैं, और एक बार आपको मलेरिया हो गया तो आपको फ्लू, सर्दी जुकाम, ठीक है ना, हेडेक, मसल एक, टायर्डनेस, इस प्रकार की चीजें होने लगेंगी। लेकिन ये प्रिवेंटेबल भी है और क्योरेबल भी है। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ऑफ हेल्थ में न्यूज आपको काम आएगी। लेकिन वही बात है, चूंकि मलेरिया अगर आपको हो गया तो अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो भाई प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया ज्वाइंस यूएस बॉयकॉट ऑफ बीजिंग विंटर ओलंपिक्स। भैया प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्कॉट मॉरिसन ने बोला कि भाई ऑस्ट्रेलिया अपने ऑफिशियल्स को बीजिंग नहीं भेजेगा। मतलब बीजिंग में जो विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं फरवरी 2022 में, उसमें ऑस्ट्रेलियन कंटिजेंट पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यूएस ने तो बॉयकॉट कर ही रखा है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने भी बॉयकॉट कर दिया है। और बॉयकॉट की वजह बहुत सारी है। देखिए, यूएस का तो साफ साफ ये बोलना है कि भाई उइगुर मुस्लिम्स के खिलाफ अत्याचार करता है जिनजियांग प्रोविंस में चाइना। यही बात यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी बोल रहा है। प्लस चाइना बहुत ज्यादा हीरो बन रहे थे, लेकिन हीरो बनना कितना खतरनाक होता है वो यहाँ पे पता चलता है। ओवरऑल बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का फॉरेन इंटरफेरेंस लॉज है, तो वो कंट्रीज जो कि बाकी की कंट्रीज में एक लिमिट से ज्यादा इंटरफेरेंस करती है, उनके अगेंस्ट यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ओपनली बोल रहा है। फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने सीधे सीधे बोला कि कोविड-19 पैंडेमिक कैसे फैला, इसके ओरिजिन के अंदर एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इस बात पे चाइना ऑस्ट्रेलिया से नाराज था। फिर भाई ऑस्ट्रेलिया ने हुवायो नाम की जो कंपनी है चाइना के, इसके सारे 5G कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द कर दिए। इस बात पे चाइना नाराज था। तो चाइना ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए, इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। चाइना को लगा होगा कि ऑस्ट्रेलिया झुक जाएगा, लेकिन यहाँ ऑस्ट्रेलिया झुक नहीं रहा है और ऊपर चढ़ चढ़ के बोल रहा है। और अब तो ऑस्ट्रेलिया ने एक नया डिफेंस पैक्ट ऑकस साइन कर लिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ब्रिटेन के साथ, जिसके चलते न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स मिलेंगी। तो साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन में चाइनीज नेवी को भी पुश बैक कर सकता है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। विंटर ओलंपिक्स की बात करें 2022 की, तो मल्टी स्पोर्ट इवेंट है। 4 फरवरी से 20 फरवरी बीजिंग चाइना में होना था। पहला विंटर ओलंपिक्स है जो कि चाइना में होगा। देखा जाए तो पिछले लगातार 3 विंटर ओलंपिक्स ईस्ट एशिया में हुए हैं। 2018 वाला विंटर ओलंपिक्स साउथ कोरिया में हुआ था, 2020 वाला समर ओलंपिक्स जापान में हुआ था, और अब ये विंटर ओलंपिक्स होना था चाइना में। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज इसको बॉयकॉट कर रही हैं। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। और यूएस का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, इसने $768 बिलियन का डिफेंस स्पेंडिंग बिल यहाँ पे पास किया है, और इसके लिए अप्रूव किया गया है 2022 नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट। इसमें 363 मेंबर्स ने फेवर में वोट किया, 70 ने अगेंस्ट वोट किया। तो इस टोटल पैसे में से $7.1 बिलियन अलॉट किया जाएगा इंडो पैसिफिक रीजन को। ठीक है ना। इसके चलते चाइना से आने वाले रिस्क को काउंटर किया जाएगा, क्रिटिकल डिफेंस सिस्टम को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है ना। तो देखिए, चाइना में बहुत सारी सप्लाई चेन्स है, तो क्रिटिकल डिफेंस सिस्टम के चलते जो सप्लाई चेन्स चाइना में बेस्ड हैं, इनका अल्टरनेटिव ढूंढने के लिए भी थोड़ा पैसा यहां से खत्म किया जाएगा। फिर भाई यूरोपियन डेटरेंस इनिशिएटिव को $4 बिलियन दिए जाएंगे। यूक्रेन को एज अ सिक्योरिटी एड $300 मिलियन दिए जाएंगे। तो मतलब ये क्या है यूरोपियन डेटरेंस इनिशिएटिव? तो 2017 में बनाया गया था यूरोपियन डेटरेंस इनिशिएटिव। इसको यूरोपियन एश्योरेंस इनिशिएटिव भी कहा जाता है, जिसको जून 2014 में शुरू किया गया था। आपको पता होगा 2014 में क्रीमियन पेनिनसुला को रशिया ने कब्जा लिया था। तो उस समय पे यूरोपियन कंट्रीज में एक डर आ गया था कि जो रशिया है वो यूरोप में घुस सकता है। तो यूरोपियन डेटरेंस इनिशिएटिव बनाया गया था उस समय पे, यूरोपियन रीएश्योरेंस इनिशिएटिव, जिसके चलते यूएस पैसा देगा यूरोप को अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए, ताकि रशिया को पुश बैक किया जा सके। फिर यहाँ पे ऑपरेशन अटलांटिक रिजॉल्व को भी पैसा जा रहा है। ये क्या है? तो भाई यूएस मेरीन कॉर्प्स को एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मेंटेनेंस प्रोवाइड करना, ताकि वो अटलांटिक के इलाके के आसपास में डिप्लॉय हो सके, नाटो अलाइज की मदद कर सके। एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा एंटी रशिया नहीं है ये नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट। इसके अंदर रशिया के अगेंस्ट सोवरेन डेप्ट या फिर बहुत सारे और जो दूसरे सैंक्शंस हैं, रशिया के नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के ऊपर सैंक्शंस अभी के लिए नहीं लगाए गए। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा इन्फो अगर आप देना चाहते हो वो भी दे सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।